हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, ठीक है, मस्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आईएफएस आपके लिए लेकर आया है 20 पॉइंटर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 20 पॉइंट्स में कोई एक कंप्लीट टॉपिक। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 20 पॉइंटर सीरीज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारे 20 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका भी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में जस्ट डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, कब होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, जब भी सेल डुप्लीकेट करती है। ठीक है, तो सेल साइकिल के दौरान एक फेज आती है एस फेज, जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है। ठीक है, सेल का डीएनए डुप्लीकेट करता है। वही, ताकि ऐसा डुप्लीकेशन इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जब एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है तो दोनों में, ठीक है, इक्वली सेल दोनों आइडेंटिकल कॉपी रिसीव कर सके डीएनए की। राइट, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का कैसे है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। मीनिंग क्या है कि ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंट स्ट्रेन, वन ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रेन। इसका मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक पुरानी स्ट्रेन, ठीक है, होगी, और एक नई स्ट्रेन जो बनी है। राइट, वो दो में, ठीक है, दोनों स्ट्रेन कैसे, एक पुरानी यानी कि पेरेंट से जो आई। अब मान लीजिए पेरेंटल स्ट्रेंड ये थी, ठीक है, तो ये एक पेरेंटल स्ट्रेंड आ गई और एक ये नई ठीक है, ये एक नई स्ट्रेंड बन गई। ठीक है, ऐसे ही एक ये नई स्ट्रेंड बनी होगी दूसरे सेल के अंदर और ये एक पेरेंटल स्ट्रेंड आई होगी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब है, ठीक है, हाफ। कंजर्व का मतलब हाफ कंजर्व, मतलब पेरेंट से एक स्ट्रेंड आई, दो स्ट्रेंड में से तो 50% आई, तो इसलिए बोलते हैं हमने सेमी कंजर्व। यानी कि 50% जो डीएनए है वो कंजर्व है और 50% नया बना है, ठीक है, दोनों सेल के अंदर, इसलिए हम बोलते हैं एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेंड। क्लियर है? तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है हमारे अंदर। ठीक है, ओरिजिन, रेप्लिकेशन ओरिजिन। रेप्लिकेशन बिगिंस एट द स्पेसिफिक साइट। ठीक है, रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? एक स्पेसिफिक साइट से, जिसे हम कहते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। राइट, प्रोकैरियोट्स के अंदर इवन, ठीक है, प्रोकैरियोट्स टिपिकली है वह सिंगल ओरिजिन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ओरिजिन कैसा होता है? ओरिजिन, ठीक है, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट जो होती है वो सिंगल होती है सिर्फ, और हमारे अंदर यूकैरियोट्स हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन साइट होती है। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही साइट है जहां से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। हमारे अंदर मल्टीपल साइट्स, यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर आगे कहीं से बीच से वहां से स्टार्ट हो गया जहां पर साइट मिल गई, फिर कहीं और आगे चल के डीएनए। वरना हम बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर के अराउंड हमारा डीएनए है, तो कब तक वो रेप्लिकेट करता रहेगा? टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल ओरिजिन से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, एट द ओरिजिन द डीएनए अनवाइंड। ये ध्यान रखना, डीएनए को अनवाइंड किया जाता है टू फॉर्म अ रेप्लिकेशन फोर्क। क्यों? क्योंकि डीएनए तो इस तरीके से बाइंडेड है, आपको दिख भी रहा है डीएनए इस तरीके से बाइंड, तो इस बाइंडिंग को ओपन किया जा सकता, ओपन किया जाता है ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। वरना रेप्लिकेट कैसे करेगा? ये तो पूरा बाइंडिंग है। ठीक है, तो ये अपेयर ही नहीं होंगे किसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है क्या है, तो ये पूरा बाइंडेड फॉर्म में सच, इससे पहले इसको क्या करा था? अनवाइंड किया जाता है, और अनवाइंड करके कुछ इस स्ट्रेंड में इस तरीके से किया जाता है। तो पहले धीरे धीरे अनवाइंड किया जाता है, तो इस तरीके से कोई डीएनए है, ठीक है, तो ये अनवाइंड कर दिया, फिर आगे चल के थोड़ा बहुत बाइंडिंग वाला जो इसको मिल रहा है, तो धीरे धीरे जब जितना जितना रेप्लिकेशन होता जा रहा है उतना उतना अनवाइंड करते जा रहे हैं और रेप्लिकेशन होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक वाई शेप की फोर्क बनती, जैसे आपको आपको दिखती है, जैसे कि इसको अनबाइंड कर दिया होगा तो ये वाई शेप की बन गई, ये वाई शेप की फोर्क बन गई। राइट, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन में। तो एक हेलिकेस एंजाइम है, हमने बोला कि रेप्लिकेशन करना है तो डीएनए को अनबाइंड करना पड़ेगा, तो डीएनए अनबाइंड के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है हेलिकेस। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब डीएनए अनबाइंड तो कर लिया आपने, अब डीएनए का एक्सटेंशन करवाना, रेप्लिकेशन करवाना है। ठीक है, तो अब रेप्लिकेशन करवाना है तो उसके लिए, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सटेंशन करवाना है, तो उसके लिए क्या लगता है? एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम यूज में आता है? ठीक है, जो नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाता है, ऐड न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड पर, कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज है। वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज तो, ठीक है, स्ट्रैंड को एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब क्या होता है देखो जरा, ये डीएनए है, ठीक है, ये इतना अनबाइंड हो चुका, बाकी अब आगे का अनबाइंड नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अब नई स्ट्रैंड बनानी है आपको, तो नई स्ट्रैंड बनाने के लिए पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। तो इनिशिएट मतलब यहाँ तो नहीं होगी नई स्ट्रैंड, यहाँ पर। तो नई स्ट्रैंड बनाने के लिए इनिशिएट करना पड़ेगा, तो इनिशिएट करने के लिए प्राइमेज होते हैं।
ठीक है, आरएनए प्राइमर ठीक है रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर देते हैं, तो दैट इज प्राइमर्स। ठीक है, तो प्राइमेस क्या करेगा, ठीक है, आरएनए प्राइमर को बनाएगा, तो ये आरएनए प्राइमर बन गया। अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज इसकी लेंथ को एक्सटेंड करता चला जाएगा। ठीक है, बट इनिशियल वो खुद इनिशिएट नहीं कर सकता, डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करने के लिए प्राइमेज लगता है जो कि आरएनए प्राइमर बनाता है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब अगला आता है कि आपको क्या हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन में हो रहा है तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर अब क्या होता है कि फ्रेगमेंट में हो जाता है, जैसे कि मल्टीपल हुआ, मल्टीपल साइड ओरिजिन साइड से ही, तो वहां पर तो फ्रेगमेंट बन गए। ठीक है, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट बने हैं तो इन फ्रेगमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा ना गाइस। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है ताकि ज्वाइन किया जा सके। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि लाइगेज का काम क्या है, ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। प्राइमेज का काम क्या है, तो विच सिंथेसाइजेस द आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए की लेंथ को एक्सटेंड करना। वही हेलिकेज का काम क्या है, अनबाइंड करना। ठीक है, तो एंजाइम इन्वॉल्व ये हो गए। फिर अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए की अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए। ठीक है, हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये एंजाइम यूज किए जाते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन को। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हेलिकेज यूज करना पड़ेगा ताकि अनबाइंड किया जाए। तो हेलिकेज ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, हेलिकेज ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन मतलब, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ताकि क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो सके। तो क्रिएटिंग टू सिंगल स्ट्रैंड, इससे इस तरीके से वो दो सिंगल स्ट्रैंड बना लेता है। जिसके बाद क्या होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड बनी रहे, नहीं तो दोबारा से डीएनए अनबाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से डीएनए बाइंड कर जाएगा तो उसके ऊपर प्रोटीन बाइंड कर जाते हैं ताकि ये दोबारा से अनबाइंड ना हो। ठीक है, रेप्लिकेशन होने से पहले अनबाइंड कर सकता है तो, ठीक है, इसलिए तो दिस प्रोटीन बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रीएनिलिंग। रीएनिलिंग का मतलब दोबारा से एनिल ना कर जाए, इस वजह से, और फॉर्मिंग अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोई और स्ट्रक्चर ना बना ले, इस वजह से ऐसा किया जाता है ताकि रेप्लिकेशन, आपने अनबाइंड किया था ताकि रेप्लिकेशन हो सके। अब अनबाइंड करके हेलिकेज भाग गया, ठीक है, अब ये तो वापस बाइंड कर सकते थे, तो इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड बनी अब और सिंगल स्ट्रैंडेड के ऊपर बाइंड कर दिया प्रोटीन को ताकि दोनों वापस से बाइंड ना हो पाए। नेक्स्ट है टोपो आइसोमरेज रोल। टोपो आइसोमरेज का रोल क्या है, ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज रोकता है सुपर कोइलिंग से। आप मुझे एक बात बताओ कि रस्सी को आपने लिया और बाइंड करते गए, बाइंड करते गए, बाइंड करते गए, तो ये इस तरीके से बाइंड हो, बट एक सर्टेन लिमिट तक बाइंड करोगे, राइट। अब सर्टेन लिमिट के बाद आपने क्या करा, उसको बाइंड करने के बाद जब इसको ओपन करने की कोशिश करी तो आपने ओपन किया, तो जब एंड पर आप देखोगे ना तो वहां पर वो सुपर कोइलिंग हो जाती है, वापस से रस्सी इस तरीके से और दोबारा इस तरीके से मतलब बाइंड कर जाएगी, तो दैट इज सुपर कोइलिंग। तो ये सुपर कोइलिंग ना हो, राइट, आप अनबाइंड तो करो बट सुपर कॉइलिंग से बचे, तो सुपर कॉइलिंग के लिए, ठीक है, उसको वहां से उस एंड से कट कर दो ताकि वो सुपर कॉइलिंग ना हो। ठीक है, तो बाय कटिंग एंड रीसीलिंग दी डीएनए स्ट्रैंड अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है हेलिकेज में और टोपो आइसोमरेज में। हेलिकेज अनबाइंड करता है डीएनए को, सुपर कॉइलिंग को नहीं हटाता। टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को हटाता है। इट प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग बाय कटिंग एंड रीसेलिंग दी डीएनए। ठीक है, कट करके अब उसका वो निकाल दिया, उसके बाद वापस ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये 8th पॉइंटर हुआ हमारा। अब रेप्लिकेशन की डायरेक्शन, तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन मैंने वहां पर नहीं बताई थी, सिर्फ डायरेक्शन बोल दिया था, वो इसलिए क्योंकि ये एक पॉइंट है, राइट। तो डायरेक्शन, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है 5:3 डायरेक्शन में, यदि, ठीक है, 5:3 डायरेक्शन में। अब एक 4 पर 5:3 टेम्पलेट कौन सी होगी, 3:5 वाली टेम्पलेट कौन सी यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, देखो ये हमारी डीएनए की स्ट्रैंड रही एक, ठीक है, ये दूसरी स्ट्रैंड रही। अब हमें नया डीएनए बनाना है, तो ये स्ट्रैंड जो रहती है ना, ये स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, 5:3 डायरेक्शन में बनता है, तो ये 5:3 डायरेक्शन में, तो नया न्यूक्लियोटाइड का एडिशन 5:3 में होगा। और टेम्पलेट इसके जस्ट अपोजिट वाली होगी, तो ये होगी 3' से 5' वाली, मतलब ये आगे कौन सा होगा, 5' होगा। ठीक है, तो 3' से 5' टेम्पलेट का यूज करोगे, और 5' से 3', मैंने यहाँ पर शायद 5 लिख दिया था क्या, ठीक है, चलो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस द न्यू स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन, मीनिंग न्यूक्लियोटाइड आर एडेड टू द 3' एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड। तो ये डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया।
लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड का देखिएगा आप, लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड बनती है यहाँ पर। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब ठीक है जो लीड करेगी, तो जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, बट एक ऐसा स्ट्रैंड हो रहा होगा। अब ये दूसरी वाली स्ट्रैंड में तो कैसा हो रहा होगा कि यहाँ पर ये तो 5 प्राइम वाली रही और ये 3 प्राइम वाली रही, तो ठीक है 3 प्राइम और तो 5 प्राइम वाली टेम्पलेट ये यूज करेगा। तो मान लीजिए ये इस साइड में हो रहा है, ठीक है, तो इस साइड, क्योंकि ये किसकी साइड है, ठीक है इस साइड, ये कौन सी 3 साइड, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में हो रहा है डायरेक्शन, ये रही, ठीक है। अब इतना बन गया, फिर ये आगे वाली ओपन हो गई, तो फिर इतना बनेगा कि ये 5 प्राइम हो गई, ये 3 प्राइम हो गई, तो ऐसे टुकड़ों में बनेगा। इसको बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ऐसे फ्रेगमेंट में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर इनको जोड़ा किसके द्वारा जाता है, डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो जो स्ट्रैंड होती है वो होती है लीडिंग स्ट्रैंड, जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। और जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है टुकड़ों में, फ्रेगमेंट में होती है, जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, तो वो कौन सी स्ट्रैंड हुई, वो लेगिंग स्ट्रैंड हुई। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लेग करके हो रही है, ठीक है, जो बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का रोल क्या होता है, तो प्राइमर सिंथेसाइजेस अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट टू प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखिएगा, तो प्राइमर सिंथेसाइजेस अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट टू प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमर का काम है स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करना, किसको, डीएनए पॉलीमरेज के लिए। ओके, इलोंगेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज। इलोंगेशन कैसे, तो इलोंगेशन कैसे होगा बाय डीएनए पॉलीमरेज, ध्यान रखिएगा, इलोंगेशन कैसे होगा कि डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द आरएनए प्राइमर बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। तो ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि आरएनए प्राइमर इनिशिएट करता है और इलोंगेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हमारा पॉइंट हो भी चुका है। प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म मतलब गलती से कोई और न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाना, ठीक है, तो उसको रिमूव करना है आपको, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए आपके पास कौन सी एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है। अब यहां पर तो ऐड हो गया, इस डायरेक्शन में ऐड हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, आपकी डायरेक्शन अब हो जाएगी इसके जस्ट अपोजिट वाली, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली। तो ये हो गई आपकी 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम में से यहां से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए, तो इसलिए बोलते हैं हम एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि एंड वाले पोर्शन को कट करके उस न्यूक्लियोटाइड को हटाना पड़ेगा, फिर वापस से ऐड करना पड़ेगा, जो ठीक है सही होगा। तो 3:5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। अब अगला आता है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। आपने जो ऐड किया था ना इनिशिएट करने के लिए, वो प्राइमेस की मदद से आरएनए प्राइमर को ऐड किया था। अब आरएनए है, बाद वाला डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए को ऐड किया, मतलब वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है और स्टार्टिंग वाली राइबोस शुगर है बस, ठीक है। तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है, डीएनए स्टेबल होता है। तो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपने लिया था, तो वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो क्या है, प्राइमर है, राइट। तो उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा। तो दी आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय दी डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स के अंदर रिमूव करता है। वही आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज एच आता है, जो डीएनए आरएनए का हाइब्रिड होता है, उसको हटाने के लिए, मतलब उसमें से आरएनए को हटाने के लिए, डीएनए से आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज एच होते हैं यूकैरियोट्स में, वही प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, ठीक है। तो द गैप आर फिल्ड विथ डीएनए, और उस गैप को किससे फिल किया जाता है, डीएनए के द्वारा फिल किया जाता है। अगला आता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज लगता है, वही ठीक है। रेप्लिकेशन हमारे अंदर कैसा प्रेजेंट होता है, बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका टीलोमर रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। टीलोमर रेप्लिकेशन मतलब एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इसके एंड वाले पार्ट की बात हो रही है। द एंजाइम टीलोमरेज एक्सटेंड दिस एंड, क्योंकि इसको एक्सटेंड कौन करता है, टीलोमरेज एंजाइम। अब ये टीलोमरेज एंजाइम इसको एक्सटेंड करता है, राइट, इस एंड को, क्लियर है, दी टीलोमरेज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। पता क्या होता है, धीरे धीरे ये कम होता चला जाता है, तो इसको लॉस से बचाने के लिए इसको एक्सटेंड कर देता है कि यही कम होगा फालतू वाला एंड, क्लियर है, मेन जेनेटिक मटेरियल कम ना हो, इसलिए टीलोमरेज एंजाइम होता है। पर क्या होता है कि टीलोमरेज एंजाइम हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, हर एक रेप्लिकेशन सेल के, मतलब हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि स्टेम सेल में प्रेजेंट होता है, कैंसरस सेल में, इसलिए कैंसरस सेल इमॉर्टल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे टीलोमरेज होता नहीं है, तो धीरे धीरे कम होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि मेन जेनेटिक मटेरियल भी कम होने लग जाता है, फिर सेल डिवाइड करना बंद कर देगा, ठीक है। तो उसे हम हेफ्लिक्स लिमिट बोलते हैं, कि सेल एक नॉर्मल सेल 35 to 40 टाइम्स डिवाइड कर सकता है, कहीं पे आपको 30 to 35 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो 35 to 40 टाइम्स हम मानकर चलते कि उतना ही एक नॉर्मल सेल डिवाइड कर सकता है। कैंसरस सेल इज नॉट अ नॉर्मल सेल, कैंसरस सेल इज अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ध्यान रखना ये रूल उसके लिए लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट,
एनर्जी रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात आती है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन कौन से, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी लगती है जो, उसकी बात करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये इनके द्वारा एनर्जी लगती है। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियोटाइड एडिशन के दौरान एनर्जी लगती है, हाँ लगती है। रेट ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो रेट ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर 1000 न्यूक्लियोसाइड पर सेकंड ऐड होते हैं। मतलब जैसे एडिशन होते जा रहा है, डीएनए की एक्सटेंशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर रहा है न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर 1000 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, ठीक है। वही हम बात करें यूकैरियोट्स के द्वारा, तो यूकैरियोट्स के अंदर इट इज स्लोअर, ठीक है, स्लोअर होता है अप्रोक्सीमेटली 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। क्यों ऐसा हो रहा होगा? ड्यू टू क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस वजह से। अब आप बोलोगे कि सर 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐसा तो बहुत स्लो हो रहा है, हाँ होता है स्लो, ठीक है। और वैसे भी हमारे अंदर मल्टीपल ओरिजिन भी तो है, फिर मल्टीपल जगह 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड भी तो हो रहे हैं, राइट, एक ही डीएनए के उसमें, ठीक है। तो ऐसा होता है। और लास्ट पॉइंटर सीरीज के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का? तो डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर करता है जेनेटिक कंटिन्यूटी को बिटवीन जनरेशन, ताकि, ठीक है, जेनेटिक कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि रेप्लिकेशन करेगा तो दूसरे सेल में भी बराबर ही जाएगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करके, ठीक है। तो मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है डीएनए विच पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, पास करेगा, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सिग्निफिकेंस था। ओके एवरीवन, और यदि आप टारगेट करना चाह रहे हैं स्वेट पीजी का तो फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है अभी। यू कैन इनरोल इनटू आवर कोर्सेज। याद रखिएगा, विजिट आवर वेबसाइट www.ifsonline.com। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। आप इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप आईएफएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आईएफएस के ऐप में आपको मिलता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न किसी भी एग्जाम का, पीएचडी हो या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न के साथ एग्जाम सिलेबस, पेपर एनालिसिस, PYQ2 डाउनलोड करना है, तो ये सारी चीज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन इसके लिए आईएफएस का ऐप, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, एग्जाम नेम जरूर सेलेक्ट कीजिएगा स्वीट पीजी। इसी के साथ साथ वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारी वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया गाइस, तो डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।